हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज सी पीयूष गोयल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक। सो सी फाउंडेशन के मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, आज है अपने पेपर वन अकाउंटिंग का फ्री बैच का पहला दिन। भाई अगर किसी को नहीं पता तो मैं आज फिर बता देता हूँ। सी फाउंडेशन स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं अपना सितंबर 25 अटैम्प्ट के लिए, या फिर जैन 26 अटैम्प्ट के लिए, या फिर ऑनवर्ड्स कोई और अटैम्प्ट के लिए, तो भाई ये बैच तुम्हारे लिए होने वाला है। मैं तुम्हारा पेपर वन जो अकाउंटिंग का है उसको इंटायर कवर करवाऊंगा। एंड द गुड पार्ट इज पूरा का पूरा बैच रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, ये पूरा का पूरा बैच रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस नहीं है। मैं क्या करूँगा, डेली बेसिस पर गाइस क्लासेस को मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब के ऊपर। बस जैसे जैसे मैं क्लासेस को अपलोड करूँगा, बस आपको इतना करना है कि डेली बेसिस पर क्लासेस को लगाते रहना है, लैग मत करना। जैसे जैसे क्लासेस आ रही हैं वैसे वैसे तुम ख़त्म करते जाना। तो भाई अगर अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो और कब करोगे भाई? चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस आउट ना कर सको। लाइक कर देना, थम्स अप दे दो यार अपने बड़े भाई के लिए। और अगर तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें समझ आए, तो डेफिनेटली कमेंट करके जाना कि यार तुम्हें कैसा लगा, सर हमें समझ आया नहीं आया, क्या लगा रे, कुछ तो बता के जाना। अपने इजहार करो, अपने फीलिंग्स को इजहार करके जाना। एंड वन मोर थिंग गाइज, उन सभी के साथ शेयर कर दो, उन सभी अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक, जिनका भी जो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं इनफैक्ट सी फाउंडेशन के लिए, चाहे सितंबर हो, जैन हो, या उसके ऑनवर्ड्स अटैम्प्ट हो। बिकॉज देखो अभी रिसेंटली रिजल्ट्स आए हैं 12th क्लास के, ठीक है, तो काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि यार पहले रिजल्ट्स आने तो उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। तो काफ़ी बच्चों ने आई होप मन बना लिया होगा कि हमने सीए करना है। तो यार उन सभी के साथ शेयर कर दो, जो भी तुम्हारे नेटवर्क में है, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में है, अपने सभी भाई बंधुओं के साथ शेयर कर दो। देखो एक हमारा कंसेप्ट है भाई, एक मेरा कंसेप्ट है भाई, कि सबका साथ सबका विकास। कि यार अकेले मत करो, सबको साथ लेके चलो, सबका भला करते हैं ना यार, सबका भला करो। तो ठीक है भाई, शुरू करते हैं फिर। आई होप तुम लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा अपने इस बड़े भाई का चैनल। सो एंड वन मोर थिंग, अगर कोई स्टूडेंट जिसके पास 12th में पीसीएम था या पीसीबी था, मतलब वो कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग नहीं करता था 11th 12th में, एंड अगर वो भी सीए करना चाहता है, तो मेरे भाई मेरी बहन, तुम लोग भी ये लेक्चर्स को देख सकते हो। बिकॉज मैं बिल्कुल स्क्रैच से कवर करूँगा। मैं ऐसा नहीं है बिल्कुल कि लाइक मैं थोड़ा लेवरेज करूँ कि यार कॉमर्स वाले बच्चे मेरा लेक्चर देख रहे हैं, उनको तो पता ही होगा, थोड़ा लाइक जल्दी जल्दी करवा दूँ, ऐसा नहीं होगा भाई। मैं बिल्कुल स्क्रैच से कवर करूँगा, वन बाय वन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस बस टेंशन नहीं लेनी तुम लोगों ने। कोई भी बच्चा भी लेक्चर देख रहा है, उसको अगर अकाउंट्स की टेंशन है कि यार कैसे अकाउंट्स मैनेज होगा, कितना सिलेबस है, भाई बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी भाई। बस अपने इस बड़े भाई के ऊपर अपनी टेंशन को तुम लोग छोड़ दो, मेरी बहन, बस मुझ पर छोड़ दे अपनी टेंशन को। तो भाई देखो, हमारा अकाउंट्स का जो सिलेबस है, पहले तुम लोगों को मैं वो दिखाना चाहता हूँ एक बार, राइट। एक बार भाई सिलेबस के दर्शन तो कर लो कि पढ़ने क्या जा रहे हैं हम। ये है तुम्हारा मॉड्यूल 1। हमारे अकाउंट्स के 2 मॉड्यूल्स हो गए, एक है तुम्हारा मॉड्यूल 1, एक है तुम्हारा मॉड्यूल 2, राइट। अब एक बार तुम सेल्फ रीड करो इन मॉड्यूल को, दोनों जो भी कंटेंट्स हैं इनको सेल्फ रीड करो, चैप्टर्स के नेम एक बार सेल्फ रीडिंग करो, करो करो, शाबाश, करो करो। अरे सर, कर लिया आपने रीड? अरे सर, हमें कुछ ना जाना पछाना सा लग रहा है, हमें सब कुछ ही जाना पछाना लग रहा है सर। इनफैक्ट ऐसा कोई भी इनमें चैप्टर नहीं है जो जिससे हम वाकिफ़ ना हो, हमें सब कुछ ही पता है। सर देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा काम तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ भाई। जो तो तुम्हारा मॉड्यूल 1 है, इट इज़ प्राइमरली योर 11th अकाउंट्स सिलेबस। और जो तुम्हारा मॉड्यूल 2 है, दैट इज योर 12th अकाउंट्स सिलेबस प्राइमरली। मतलब मोस्टली तुम्हारा जो मॉड्यूल 1 है वो है तुम्हारा 11th के अकाउंट का सिलेबस, एंड जो तुम्हारा मॉड्यूल 2 है वो है तुम्हारा प्राइमरली 12th के अकाउंट्स का सिलेबस। अरे हाँ सर, हम कह ही रहे थे, हम वही सोच रहे थे कि यार ये तो हमने चैप्टर सभी पढ़े हुए हैं चैप्टर्स, हमको आते हैं चैप्टर्स तो सभी। सर अब देखो मेरी बात सुनो, अब हमारी बात सुनो। अब 12th में हम पढ़ तो आए, हम पार्टनरशिप अकाउंट्स, एलएलपी अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स, एनपीओ के अकाउंट्स, हम सब 12th क्लास में पढ़ के तो आए हैं। इनफैक्ट सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्रीज, बीआरएस, अरे हम सब 11th क्लास में पढ़ के तो आए हैं। सर मेरे 98% आए 12th में, आपको पता है? अरे सर मेरे 96 मार्क्स आए अकाउंट्स में। अरे हमको सब आता है।
क्यों फिर हमारे सी ए फाउंडेशन के सिलेबस में हमें यही कुछ पढ़ाया जा रहा है? ये तो हम ऐसे कर लेंगे बस, आप दे दो बस। आप क्या आप बातें कर रहे हो हमारे साथ? चैप्टर हमें क्वेश्चन दो, बस हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर देंगे धड़ धड़। ये तो हम सभी आते हैं, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है एक्चुअल में ये सिलेबस? तो मेरी बहन और मेरे भाइयों, जोश में होश मत खो देना। हर एक चीज़ का पर्पस है, हर एक चीज़ का रीज़न है। मैं मानता हूँ भाई तुम लोगों ने मॉड्यूल 1 11th क्लास में पढ़ा होगा, प्राइमरली चैप्टर्स जो हैं। मॉड्यूल 2 के चैप्टर्स तुम लोगों ने मोर और लेस 12th क्लास में पढ़े होंगे, आई एग्री। बट एक बार अपने दिल से पूछ के देखो, अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल पर हाथ रख के पूछो, एक बार अपने आप खुद से पूछो कि क्या वाकई ही, क्या एक्चुअल में तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उन सब की? एक बार अपनी आंखें बंद करके सब पूछ के देखो, क्या तुम्हें ईच एंड एवरीथिंग ए टू जी 360 डिग्री व्यू, जितने भी चैप्टर या टॉपिक्स लिखे आ रहे हैं इन सबका ए टू जी 360 डिग्री व्यू, क्या तुम्हें अच्छी तरह पता है? ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर चैप्टर, या जितने भी उसमें कॉन्सेप्ट्स थे, क्या तुम्हें एक्चुअल में कंसेप्चुअल क्लैरिटी है? एक बार पूछ के देखो अपने आप, खुद से पूछ के देखो यार। अब शायद तुम्हारा जो जोश था वो कम हो गया होगा काफ़ी हद तक। देखो, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, मैं इसमें कोई तुमको वो नहीं कर रहा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होंगे भाई जिनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, जिनको पता होगा भाई क्या पर्पस है, क्या रीज़न है, जो भी हम पढ़ते हैं सब कुछ पता होगा, आई एग्री विद दैट। बट बहुत से बच्चे इस तरह के होते हैं भाई, इनफैक्ट मेजॉरिटी इस तरह के होते हैं, अगर मैं अपने इस अकाउंट्स की बात करूँ, जो 11th 12th में अकाउंट्स पढ़ तो लेते हैं, उनको ये तो पता है कि जनरल एंट्री कैसे डालनी है, उनको ये तो पता है कि भाई बैलेंस की एंट्री ये होती है कि बैलेंस अकाउंट डेबिट किया और डेटर्स को क्रेडिट किया, उनको ये तो पता है भाई। उनको ये तो पता है कि एंट्रीज को कैसे डालना है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, पीएनएल कैसे बनेगा, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा, सब कुछ पता है, जीपी क्या है, एनपी क्या है, पता है। बस पता ही है उनको, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है उनको। होता क्या है कि जो भी तुम लोग मॉड्यूल फॉलो करते होगे 11th 12th में, ठीक है, अपनी बुक्स से पढ़ के आ रहे हो, उसमें एक तरह के क्वेश्चंस किए, थोड़ा सा आइडिया सा लगाया, अच्छा अच्छा ये एडजस्टमेंट्स हैं, उनको क्रैम कर लिया, रट्टा सा मार लिया कि यार ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट लग रही है, इसको रट्टा मार लिया, अगर ये लिखा आ रहा है तो इस तरह ही इसको एडजस्टमेंट करना है, इसको इसी तरह पीएनएल में दिखाना है, इसको इसी तरह हमने बीआरएस में दिखाना है। याद है प्लस माइनस बीआरएस बनाते हुए पथरे बंदे रट्टा मार लेते हैं, याद है कि नहीं याद है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, याद है? अबे याद है कि नहीं याद है? सर याद आ रहा है, सब कुछ याद आ रहा है। बट क्या एक्चुअल में तुमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है? बहुत बहुत मेजॉरिटी बच्चे इस तरह के होंगे जिनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। नो डाउट तुमने 90 मार्क्स स्कोर किए अकाउंट्स में, 95 मार्क्स तुमने स्कोर किए अकाउंट्स में, बट लिटरली गाइज बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुमको डिटेल में नहीं पता। देखो, तुम लोग हम सीए में आ चुके हो, यू आर इन सीए, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की जर्नी में एंटर कर चुके हो। एंड ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो जर्नी है ना भाई, ये जो सीए, ये 2 लेटर्स है ना हमारे, प्रीफिक्स है हमारा सी ए। भाई एक सीए को ना कंप्लीट नॉलेज होती है जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ रहा है अपनी फील्ड की। अब तुम 11th 12th के एक बच्चे नहीं रहे यार, चल ठीक है ना, अच्छा ऐसा कर यार, बीआरएस मुझे इजी लगता है, बीआरएस में करके जाऊंगा, डेप्रिसिएशन मेरे को समझ ही नहीं आता, मैं डेप्रिसिएशन छोड़ के चला जाऊंगा, बिल ऑफ एक्सचेंज तो ईजी है, बिल ऑफ एक्सचेंज में कर जाऊंगा, यार फाइनल अकाउंट से बहुत टफ लगता है मेरे को, भाई ऐसा कर, वो सर ने लिखवाई थी ना एडजस्टमेंट्स लिखवाई थी 5-6, वो कर जा, पेपर में आ जाएंगी। भाई तुम्हारे ये अप्रोच अब नहीं काम आएगी सीए में, यू गाइस हैव टू चेंज योर अप्रोच। अगर तुम किसी चीज़ को रट्टा मारते आए हो अब तक, क्रैम करते आए हो अब तक, अब तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वाई दैट थिंग, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, एवरीथिंग यू हैव टू अंडरस्टूड। क्यों? बिकॉज भाई अब तुम सीए बनने जा रहे हो, तुम लोग सीए बनोगे, यू हैव टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुम्हें ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, दैट इज मस्ट। दैट्स वाई इन चैप्टर्स को दोबारा तुम्हारे सिलेबस में डाला गया, सीए फाउंडेशन के चैप्टर्स को सीए फाउंडेशन के सिलेबस में। देखो सीए फाउंडेशन का क्या मतलब है, क्या मतलब होता है सीए फाउंडेशन का? फाउंडेशन का मतलब क्या होता है भाई? नींव रखना। नींव, हम कहते हैं ना भाई कि फाउंडेशन मजबूत कर लो, कि जितनी नींव मजबूत होगी उतनी ही बिल्डिंग मजबूत बनेगी, यही इसी को बोलते हैं एक्चुअल में सीए फाउंडेशन। फाउंडेशन जो तुम्हारा है वो तुम्हारे बेसिक्स टेस्ट करेगा,
जो तुम्हारा फाउंडेशन का सिलेबस है मेरे भाई मेरी बहन, वो तुम्हारा क्या है, बेसिक्स है, बिल्कुल बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स। अकाउंटिंग के मतलब से लेके बिल्कुल हाई लेवल अकाउंट्स तक बिल्कुल बेसिक। स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से होगा कि व्हाट डू मीन बाय द टर्म अकाउंटिंग, व्हाट डू मीन बाय द टर्म अकाउंटिंग। अब काफ़ी बच्चे ऐसे ऐसे होंगे, देखो तुमने +1 का अकाउंट्स पढ़ा, +2 का अकाउंट्स पढ़ा, ठीक है, तुमने अच्छा स्कोर भी किया, 80 85 90 मार्क्स लिए भी अकाउंट्स में, एग्री करता हूँ मैं बात से, बट तुम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होंगे अकाउंटिंग का मतलब क्या है। अगर मैं तुमसे पूछ लूँगी अकाउंटिंग का मतलब क्या है भाई, तो बहुत कम बच्चे होंगे जो एग्जैक्टली मेरे को मीनिंग बता पाएंगे अकाउंटिंग का ये है। काफ़ी बच्चों के दिमाग में आएगा सर वो जनरल करते हैं ना, जनरल लेजर करते हैं, बस यही अकाउंट्स होता है। ठीक है बिल्कुल ठीक है सर, वो क्या करते हैं ना, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, उसी को काउंटिंग करते हैं, सारा जो हिसाब किताब रखते हैं, ये तो होती है काउंटिंग। ये एक नॉर्मल बंदे का आंसर है, ये आंसर एक सीए स्टूडेंट से, एक सीए से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक सीए का आंसर बहुत परफेक्ट होता है भाई। एक सीए को पता होता है कि क्यों, व्हाट वाई, क्यों है। तो फाउंडेशन है भाई तुम्हारा बेसिक्स। जितने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना अपने, उतनी तुम्हें कंफर्ट आ जाएगा अपने इंटर के अकाउंट्स में और उसके बाद अपने फाइनल के अकाउंट्स में। सीए फाइनल, सीए इंटर की बात कर रहा हूँ। तो बेसिक्स तुम्हारे मजबूत हों, इसीलिए तुम्हारे ये जो चैप्टर्स हैं इनको करिकुलम में दोबारा ऐड किया गया सीए फाउंडेशन के करिकुलम में, कि यार पहले बेसिक्स को मजबूत किया जाए बच्चों के, उसके बाद बाकी अकाउंट्स पढ़ेंगे हम, राइट। तुम खुद ही मेरे को एक बात बताओ भाई, रिसेंटली जब सीए फाउंडेशन का जो रिजल्ट आया था अपना जैन अटेम्प्ट का, तुम लोगों को भी पता है कितना पासिंग परसेंटेज थी, कितने स्टूडेंट्स पास हुए थे, यू गाइस वेरी वेल नो, मेरे से ज़्यादा तुम लोग जानते हो इस चीज़ को, ठीक है भाई। अगर इतना ही ईजी होता, अब देखो मेरी बात सुनो, तुम ध्यान से सुनो भाई। अब कहने को तो ये चैप्टर्स अपने 11th क्लास के चैप्टर्स हैं, 12th क्लास के अकाउंट्स के चैप्टर्स हैं, माना, बट स्टिल सभी स्टूडेंट्स क्यों क्वालिफाई नहीं कर पाए फिर? वाई ऑल स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू क्वालिफाई दैट? बताओ बताओ। बिकॉज बेसिक्स, बिकॉज कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी उनको। मैं तुम्हें एक ना अपनी रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ, अपनी खुद के एग्जांपल बताता हूँ यार। मैं अपने से 3rd ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में था, 3rd ईयर आर्टिकलशिप में था मैं अपने, एंड लाइक जैसे हर साल इंटर के एग्ज़ाम्स के बाद या कई बच्चे डायरेक्ट एंट्री से आर्टिकलशिप करने आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक नया आर्टिकल आया हमारे सी ए फॉर्म में, जहाँ मैंने आर्टिकलशिप की है, वो डायरेक्ट एंट्री से आया था। मतलब उसने सी ए फाउंडेशन नहीं दिया था, वो सीधा इंटर की प्रिपरेशन कर रहा था और वो डायरेक्ट एंट्री से अपनी आर्टिकलशिप में आया था, राइट। तो वो फर्स्ट ईयर आर्टिकल था, मैं 3rd ईयर आर्टिकल था। तो हम दोनों ऑडिट पे चले गए, हमारे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि यार पीयूष बिल्कुल नया आर्टिकल आया है, थोड़ा इसको अपने साथ रख, इसको लेके जा, तो ये भी थोड़ा सीखे। तो हम दोनों चले गए, वो मेरे साथ चला गया ऑडिट पे। हमारी सेल्स रिटर्न की एंट्री पे कोई बात छिड़ गई। सेल्स रिटर्न, तुम जानते हो कि क्या एंट्री होती है सेल्स रिटर्न की, ठीक है। तो उस बंदे ने क्या किया, मेरे को एंट्री बता दी। वो कहता है सर सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है, सेल रिटर्न को डेबिट करेंगे और डेटर को क्रेडिट कर देंगे। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ये हमारी एंट्री होगी सेल्स रिटर्न की, ठीक है। मैंने उससे पूछा भाई इसका क्या लॉजिक है कि उन्होंने सेल्स रिटर्न को डेबिट क्यों किया और डेटर को क्रेडिट क्यों किया? वो उसका आंसर क्या था, क्या आंसर था उसका? वही यार मेरे को सर इतना नहीं पता, सर आप कंफ्यूज कर रहे हो, देखो इतना पता है, देखो देखो सेल रिटर्न की एंट्री यही होती है, सेल रिटर्न को डेबिट करेंगे और डेटर को क्रेडिट करेंगे, बस बात खत्म, बात खत्म। उसको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं था कि भाई हम एंट्री क्यों डाल रहे हैं। तुम खुद इतने बच्चे, तुम अपने खुद से पूछ के देखो, बैलेट्स की एंट्री है, अब हम क्या एंट्री डालते हैं बैलेट्स की, बैलेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, राइट। मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ा रहा आज भाई मेरे, मैं आज अकाउंट्स नहीं पढ़ा रहा, मैं जस्ट तुम्हें रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ क्या एंट्री होती है बैलेट्स की, बैलेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, राइट। कितनों को इसका मतलब पता है कि हम क्यों बैलेट्स को डेबिट करते हैं और डेटर्स को क्रेडिट करते हैं इस एंट्री में? मैं कह रहा हूँ बहुत बहुत बच्चे होंगे जिनको इसका मतलब पता होगा, गुड, ग्रेट, अगर तुम्हें मतलब पता है, बट बहुत 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 ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको इसका पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता। वो जर्नल एंट्रीज को पास ऑन तो कर रहे हैं, वो याद कर लेते हैं। मैं भी तुम्हारे जैसा ही था कभी यार, 11th 12th में, मैंने भी 11th, मैं भी कभी 11th में था, 12th में था, सीए फाउंडेशन में था, मैं भी इसी फेज से गुजरा हूँ। मैं खुद अपने फ्रेंड्स को देखता था, जब मैं 12th क्लास में था, 11th में था, मैं खुद अपने फ्रेंड्स को देखता था, अपने क्लासमेट्स को देखता था, उनको एक एंट्री समझ नहीं आ रही, चल उन्होंने क्रैम कर लिया। भाई पीयूष कंफ्यूज मत कर यार, देख बैलेट्स की एंट्री होती है, बैलेट्स टू डेटर्स, बस एग्जाम में आएगा मैं इस तरह लिख दूंगा। उन्होंने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की भाई क्या मतलब है, क्या पर्पस है, क्या इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। दैट्स वाई भाई सीए फाउंडेशन
कि करिकुलम में ये सब चैप्टर्स हैं तुम्हारे, सो दैट तुम अब सीए बनने जा रहे हो तो तुम्हें ईच एंड एवरी थिंग पता हो, तुम्हें ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट पता हो भाई, तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो हर एक चीज़ की कि ऐसा ही क्यों हुआ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। आई होप तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि यार हाँ, ये सब चैप्टर्स दोबारा अगर हमारे सिलेबस में हैं तो क्यों हैं, राइट। तो ठीक है भाई, करते हैं अपन फिर शुरू अपने आज की क्लास को। स्टार्टिंग से हम शुरू करेंगे, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे हम। हमारा चैप्टर 1 क्या है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में ही थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से ही शुरू करेंगे। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो तुम्हारा चैप्टर है भाई, वो फर्दर काफ़ी सब चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो जो उसमें से भी सबसे फर्स्ट चैप्टर है भाई तुम्हारे सिलेबस का, फाउंडेशन अकाउंट्स का, क्या है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। क्या मीनिंग है, क्या स्कोप है सर अकाउंटिंग का, क्या है अकाउंटिंग एक्चुअली सर, अकाउंटिंग वर्ड का मतलब क्या है सर, क्यों, वाई। आओ समझते हैं इस अकाउंटिंग वर्ड को। अकाउंटिंग क्या है, देखो, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। याद आया कुछ, ये डेफिनेशन तुमने शायद कभी स्किप की होगी अपने क्लासेस में, सीधा तुमने जर्नल से स्टार्ट कर दिया होगा, मेरे को लग रहा है अपना सिलेबस अकाउंट्स का 11th क्लास में, राइट। बट आज तुम पहली बार अपने सब्जेक्ट का मतलब समझो भाई, अकाउंटिंग का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय द टर्म अकाउंटिंग, होती क्या है भाई अकाउंटिंग। हम करते तो आ रहे हैं, पिछले 2 साल से हम कर क्या रहे हैं अकाउंट्स में, अकाउंटिंग ही तो कर रहे हैं, राइट। बट होती क्या है भाई अकाउंटिंग, तो क्या है मेरे भाई अकाउंटिंग, मेरी बहन देख ध्यान से, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, उसके बाद क्या करेंगे, क्लासीफाइंग, फिर क्या है, समराइजिंग, किसको, significant manner in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। मतलब अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्डिंग, उसके बाद क्लासीफाइंग, उसके बाद समराइजिंग, उसके बाद इंटरप्रेटिंग, किसको, सर किसको रिकॉर्ड करना है, किसको क्लासीफाई करना है, किसको समराइज और इंटरप्रेट करना है, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, और वो भी कौन से ट्रांजैक्शन और इवेंट, विच आर एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर। ये है तुम्हारे अकाउंट्स का मतलब, अकाउंटिंग का मतलब। ट्रांजैक्शन और इवेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले उनको समझो कि ट्रांजैक्शन और इवेंट में क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है भाई, अ ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। ऐसी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें एक्सचेंज ऑफ वैल्यू हो रहा है। मैंने गुड्स परचेज किए अपने बिजनेस के लिए, मैंने अपना, देखो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया अपना, ठीक है, दुकान ओपन की मैंने, अपनी शॉप ओपन की, बिल्कुल बेसिक से समझ के चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से। देखो एक बिजनेसमैन है, ठीक है, उसने अपने अपने सिटी में एक शॉप ओपन की, लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है उसका, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, उसने अपनी एक शॉप ओपन की, रुक जो मैं लिख ही लेता हूँ, लेट्स सपोज ABC इलेक्ट्रॉनिक्स, ABC ही क्यों, लेट्स सपोज गुल्लू इलेक्ट्रॉनिक्स। तो भाई गुल्लू ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक्स की एक शॉप ओपन की अपने शहर में, राइट। अब देखो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने
शॉप पर सामान परचेज करेगा, गुड्स परचेज करेगा। गुड्स माने तो उसका जो सामान है दुकान में, ठीक है। तो उसने परचेज किया गुड्स, ठीक है। अब गुड्स को परचेज करना इज अ ट्रांजैक्शन। क्यों? यहाँ पे इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी जिसमें विच इज ऑफ अ कमर्शियल नेचर, राइट। एंड एक्सचेंज ऑफ वैल्यू हो रहा है। देखो मैं क्या करूँगा, सामने वाले बंदे को पेमेंट करूँगा और वो पेमेंट के बदले में मेरे को क्या दे रहा है, गुड्स दे रहा है। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू हो रहा है, ठीक है। मेरे अच्छा ठीक है, मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, सामान रख दिया, उसके बाद मैंने क्या किया, सेल किया। भाई सेल करने के लिए तो मैंने बिजनेस खोला ना, सेल किया। सेल करना क्या है, सेल ऑफ गुड्स क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन। क्यों? मेरे को वो पैसे दे के जा रहा है, उसको पैसे के बदले में मैं क्या दे रहा हूँ, अपने गुड्स बेच रहा हूँ। अच्छा, काम मेरा बढ़ता जा रहा है, मैंने एक एम्प्लॉय रख लिया अपनी दुकान पर, ठीक है। अकेले से मैनेज नहीं होता, गुल्लू से मैनेज नहीं होता है बिजनेस। उसने क्या किया, एक नया एम्प्लॉय रख लिया अपनी दुकान पर। एम्प्लॉय को वो सैलरी दे रहा है, दैट इज आल्सो ट्रांजेक्शन। क्यों? सैलरी के बदले में वो एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है और एम्प्लॉय क्या दे रहा है उसको बदले में, अपनी सर्विस दे रहा है, उसके बदले में उसके लिए वो काम कर रहा है। दीज आर नोन एज ट्रांजेक्शन्स। ये होती है मेरे भाई ट्रांजेक्शन्स। आई होप तुमको समझ आएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो एंड जिनमें एक्सचेंज ऑफ वैल्यू हो रहा हो, दोनों साइड से एक्सचेंज हो रहा है, किसका, वैल्यू का। कूल। और इवेंट्स क्या होते हैं फिर सर? इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स होती है रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो तुम ट्रांजैक्शंस कर रहे हो उनका रिजल्ट, उनके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होगा, तुम्हारा इवेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल तुम बिजनेस करते गए, राइट। अब तुमको अच्छी तरह पता है जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च पे क्या होता है, क्लोज होता है, राइट। अब पूरा साल तुमने सेल परचेज बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स की, राइट। 31 मार्च को लेट्स सपोज तुम्हारे पास 10,000 यूनिट्स बच गए अपने स्टॉक के। तुम्हारे पास 10,000 यूनिट्स बच गए, ठीक है। अबे 10,000 यूनिट्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है तुम्हारा, जो स्टॉक बच गया तुम्हारा एंड पर, ये क्या है, इट इज एन इवेंट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इवेंट। तुम सारे ट्रांजेक्शन्स करते गए, परचेज किया, सेल्स किया, एक्सपेंसेस इनकर किया, इनकम को कमाया। इन ट्रांजेक्शन्स का रिजल्ट क्या निकला, क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारे पास 10,000 यूनिट्स का बच गया। दिस इज एन इवेंट। अब छोड़ो, लेट्स सपोज सेल किया, परचेज किया, एक्सपेंसेस किए, बहुत कुछ किया। एंड में पता लगा कि भाई हमने प्रॉफिट कितना कमाया रे, कितना मुनाफा कमाया, लेट्स सपोज 20 लैक्स। ओ माय गॉड, 20 लाख रुपए का गुल्लू भैया ने क्या किया, मुनाफा कमाया, प्रॉफिट कमाया। ये प्रॉफिट क्या है, ये क्या है रे, ये इवेंट है। इट इज एन इवेंट। क्यों? इट इज कंसीक्वेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन्स। ये जितनी भी तुमने ट्रांजेक्शन्स की पूरे साल में, ये उनका रिजल्ट निकल के आया कि भाई तूने सेल किया, परचेज किया, एक्सपेंसेस की ट्रांजेक्शन की, तूने और ट्रांजेक्शन्स की, उनका रिजल्ट क्या है, 20 लाख का प्रॉफिट। दिस इज एन इवेंट। क्लियर? आई होप तुम लोगों को समझ आएगा कि ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है और इवेंट का मतलब क्या है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ट्रांजेक्शन माने तो इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इंक्लूड्स एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, कुछ के बदले कुछ। एंड इवेंट क्या है मेरे भाई, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स, और याद यू कैन से इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से उन ट्रांजेक्शन का रिजल्ट ऑफ दोज ट्रांजेक्शंस इज इवेंट, राइट। ओके, अब चलते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ। ये तो भाई इन ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को हम करेंगे, क्या करेंगे, और जो फाइनेंशियल करेक्टर के हैं, विच आर ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, मतलब जो मॉनेटरी टर्म्स में तुम वैल्यू कर सकते हो, विच आर ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। समझ पा रहे हो? ठीक है, जो मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू कर सकते हो भाई, ऑब्वियसली बात है भाई, जो चीज़ मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू ही नहीं कर पा रहे तुम, जिस चीज़ को तुम पैसों में वैल्यू ही नहीं कर पा रहे, मेजर ही नहीं कर पा रहे, उस चीज़ को तुम रिकॉर्ड कैसे करोगे अपनी बुक्स में? तो मेरे को एक बात बताओ, ठीक है ना। तो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स जो फाइनेंशियल करेक्टर के हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं सर, पहले रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड मतलब तुम्हारा
तुम्हारा रिकॉर्ड मतलब तो तुमने जर्नल प्रिपेयर किया, करते थे ना जर्नल प्रिपेयर, एंट्रीज डालते थे जिसमें पूरी की पूरी जर्नल प्रिपेयर करते थे कि क्या एंट्रीज है हमारे बिजनेस की, एंट्री मतलब ट्रांजैक्शन। उसके बाद क्या करेंगे, क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाइंग माने तो लेजर, लेजर अकाउंट्स ओपन करते हैं भैया, जितनी हमारे जर्नल एंट्री में अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, डेट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, एसेट अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं हमारे जर्नल एंट्री में, उनको हम क्या करते हैं भाई, जर्नल के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है रे, क्लासीफाइंग मतलब लेजर। यही करते हैं भाई, जर्नल बना के नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं अपन लोग, लेजर बनाते हैं, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं रे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, समराइजिंग। लेजर बनाया, उसके बाद ट्रायल बैलेंस तुमने बनाया, उस ट्रायल बैलेंस से तुम लोग क्या प्रिपेयर करते हो रे, P&L एंड बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स एंड सो ऑन। मतलब तुमने क्या किया, पूरी की पूरी समराइज किया पूरी के पूरे ट्रांजैक्शंस को। अब देखो, साल भर में बिजनेस में एक दुकान पे, मतलब गुल्लू इलेक्ट्रॉनिक्स है, साल भर में गुल्लू ने न जाने कितने ही सेल किए, कितनी ही परचेज की, कितने ही ट्रांजैक्शन उसने की होगी, लाखों ट्रांजैक्शन गुल्लू ने क्या किया भाई, साल में परफॉर्म की होगी, राइट। एक दुकानदार को जूम करो भाई, अपने एक मन में एक दुकानदार को विजुलाइज करो, गुल्लू का जूम करो, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है उसकी, साल भर में कितने ही ट्रांजैक्शन उसने की होंगी, राइट। परचेज किया, सेल किया, उस परचेज रिटर्न हुआ, सेल रिटर्न हुआ, बैलेट्स हो गए, बैलेट्स रिकवर हो गए, ये एक्सपेंशन करके रेंट पे किया, मार्केटिंग का खर्चा पे किया, प्रिंटिंग स्टेशनरी का एक्सपेंस इनकर किया, पता ही कितने ही ट्रांजैक्शन उसने की होंगी पूरे पूरे एक साल में, पता ही नहीं, लाखों ट्रांजैक्शन कर दी गुल्लू ने। उन ट्रांजैक्शंस का P&L बैलेंस शीट क्या होती है, क्या होती है P&L बैलेंस शीट, उन ट्रांजैक्शंस का समराइजेशन। P&L तुम्हें क्या बताता है, जब कोई बंदा तुम P&L को देखते हो, तुम क्या देखते हो, सेल्स आ रही है लेट्स सपोज 1 करोड़ की, परचेज आ रही है लेट्स सपोज 60 लाख की, फ्रेट का खर्चा आ रहा है लेट्स सपोज 5 लाख का, रेंट का खर्चा आ रहा है लेट्स सपोज 2,40,000 का, एंड सो ऑन। मतलब P&L तुम्हें और इनको सबको प्लस माइनस करके तुम्हारा क्या निकलता है, प्रॉफिट। मतलब P&L बैलेंस शीट जो है वो तुम्हें क्या बताते हैं, समरी बताते हैं, जितनी भी तुमने ट्रांजेक्शन्स की उन सबकी समरी होती है P&L में, P&L बैलेंस शीट में, जो तुम्हारे फाइनल अकाउंट्स होते हैं, राइट। और यहां तक मत रुक जाना अकेला, कहीं समझो अकाउंटिंग खत्म हो गई, ना भाई ना, अकाउंटिंग नहीं खत्म हुई, अभी एक लास्ट स्टेप अभी भी पड़ा है अकाउंटिंग का, जो कि कौन सा स्टेप है, कौन सा स्टेप पड़ा है भाई अकाउंटिंग का, दैट इज इंटरप्रिटेशन। फाइनल अकाउंट्स हमारे बन के आ गए, P&L बना दिया, बैलेंस शीट को ड्राफ्ट कर लिया, ठीक है, उनको इंटरप्रेट करो, एनालाइज करो और इंटरप्रेट करो। इंटरप्रेट माने तो कंक्लूजन्स को निकालो, कंक्लूजन्स को निकालो कि अच्छा भाई हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 50 लाख का है इस साल, और हमारा नेट प्रॉफिट कितना है 5 लाख का। लेट्स सपोज ग्रॉस प्रॉफिट हमारा है गुल्लू का 50 लाख का, जो नेट प्रॉफिट है गुल्लू इलेक्ट्रॉनिक्स का वो कितना है 5 लाख का। भाई इससे तुम क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हो, क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हो भाई, इससे तुम एक सिंपल सी इंटरप्रिटेशन ये लगा पा रहे हो कि देखो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट क्या, कौन सा प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट हम ट्रेडिंग एक्टिविटी से अर्न करते हैं, मतलब जो हमारी नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, सेल परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो नॉर्मल हमारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती हैं सेल परचेज से, मतलब हमारे बिजनेस का प्रॉफिट, और यू कैन से ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि भाई हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है, जो बिजनेस का प्रॉफिट है, हमारे बिजनेस एक्टिविटी से जो प्रॉफिट आ रहा है वो 50 लाख का है, जो बहुत अच्छा प्रॉफिट है यार, सही जा रहे हैं अपन तो, सही है यार। बट हमारा नेट प्रॉफिट कितना रह गया रे, 5 लाख रुपए का, मतलब 45 लैक्स कहाँ गए, तुम्हारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। भाई ऐसा कौन सा तुमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकर कर दिया जिसमें 45 लाख रुपए लग गए तुम्हारे, कौन से एक्सपेंसेस इनकर कर दिए, जो भी तुमने एक्सपेंसेस इनकर किए, ठीक है। लेट्स सपोज तुमने देखा कि यार मार्केटिंग के ऊपर हमने ज़्यादा खर्चा कर दिया, मार्केटिंग अकेले के ऊपर हमारा 10 लाख रुपया लग गया इस साल,
फिर सैलरीज हैं हमारे, लाइक जो हमारा स्टाफ है वो बहुत क्वालिफाइड स्टाफ है, 15 लाख उनको सैलरी दी हमने। तो तुमने एनालाइज किया कि मेरे मेजर खर्चे कौन से हैं। 10 लाख हमारा मार्केटिंग का खर्चा है, 15 लाख की तुमने सैलरीज पे की इस साल। तो तुम इंटरप्रेट करो, एनालाइज करो कि कहाँ हम अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं और उसके बेस पर डिसीजंस लो। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं मेरे भाई मेरी बहन अकाउंटिंग। दिस होल प्रोसेस फ्रॉम रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल, पूरे का पूरा प्रोसेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से लेके, जर्नल में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से लेके उसको इंटरप्रेट करने तक, इस पूरे के पूरे होल साइकिल को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। आया समझ? दिस होल प्रोसेस इज नोन एज अकाउंटिंग। सर हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं? वाई वी डू अकाउंटिंग सर? सर हमने हम 2 साल से प्रिपेयर करते हैं, जनरल किया, लेजर किया, ट्रायल बैलेंस किया, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया, बैलेंस शीट किया। सर हमको आज भी याद है वो दर्द नहीं खत्म होता, अब तक नहीं खत्म होता सर। बैलेंस शीट मैच नहीं होती हमारी, टैली नहीं होती हमारी बैलेंस शीट। काहे को दर्द ये खत्म नहीं होता? ये दुख क्यों नहीं जा रहा सर? ये दुख हम सारी बैलेंस शीट बना देते हैं, एंड में मैच नहीं होती, टैली नहीं करती हमारी बैलेंस शीट। हम करते आ रहे हैं, बट सर हमें क्यों करते हैं सर? हम ये क्या मतलब है, क्या पर्पस है इनका? जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, P&L, क्यों, वाई? आज समझो वाई अकाउंटिंग। व्हाट इज अकाउंटिंग का मतलब समझ आ गया होगा आई थिंक। आया क्या नहीं आया? जहां बैठे हो वहीं पे बोलो, मैं सुन पा रहा हूँ, मैं सुन लेता हूँ तुमको। मैं तुम लोगों को स्क्रीन से ही सुन पा रहा हूँ। आ गया सर, आ गया, कूल। अब समझो वाई अकाउंटिंग। क्यों हम अकाउंटिंग करते हैं? क्यों हम इतना ज़्यादा तामझाम करते हैं? जनरल बना, लेजर बना, ट्रायल बैलेंस बना, P&L बना, नोट्स टू अकाउंट्स बना। नहीं तो मार्क्स काट लेंगे तेरे नोट्स में। मैम कहती थी ना कि नोट्स नहीं बनाए थे तेरे, मैं 2 मार्क्स काटूंगी। ये क्यों क्यों करती हैं सर हम सब कुछ ही अकाउंटिंग? अकाउंटिंग को करने के लिए बहुत सारे रीजंस हैं, कोई एक सिंगल रीज़न नहीं है, कोई एक सिंगल रीज़न नहीं है भाई। एक सिंगल रीज़न अगर तुमको मैं देना भी चाहूँ तो आज मैं दे ही देता हूँ तुमको, एक सिंगल रीज़न भी दे देता हूँ, दैट इज डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग को करने का एक सिंगल रीज़न कि वाई अकाउंटिंग सर, क्यों हम करते हैं अकाउंटिंग, उसका एक सिंगल रीज़न, उसका एक सिंगल आंसर है डिसीजन मेकिंग। हमारी डिसीजन मेकिंग हो सके उसके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, उसके लिए हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए तुम लोग जर्नल एंट्री पोस्ट करते हो, उसके लिए तुम लोग लेजर पोस्ट करते हो, उसके लिए तुम लोग ट्रायल बैलेंस ड्राफ्ट करते हो, फिर P&L ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट नोट्स टू अकाउंट्स भी ड्राफ्ट करते हो फॉर डिसीजन मेकिंग। सर डिसीजन मेकिंग सर, हमने ऐसा कौन सा डिसीजन ले लिया अब तक अकाउंट्स के बेसिस पे? सर हमने तो सीए करने का फैसला फाइनल अकाउंट्स को देख के नहीं लिया। आप कह रहे हो डिसीजन मेकिंग? सर हमने कौन सी डिसीजन मेकिंग कर ली अकाउंट्स के बेसिस पर? अबे तूने नहीं की रे, तुमने नहीं की अभी डिसीजन मेकिंग। किन्होंने की? आओ वो बताता हूं किन्होंने की। कौन करता है तुम्हारी इन अकाउंट्स के बेसिस पे डिसीजन मेकिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टर, शार्क टैंक। आई होप तुम लोगों को शार्क टैंक के बारे में पता होगा। इनफैक्ट बहुत मेजॉरिटी तुम लोग देखते भी होगे, अगर तुम्हें थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है फाइनेंस की तरफ, फाइनेंस की फील्ड की तरफ, ठीक है, तभी सीए में आए, इंटरेस्ट होगा तभी सीए में आए हो तुम लोग, तो तुम लोग शार्क टैंक देखते होगे। अगर अब तक नहीं देखा तो डेफिनेटली गाइस इनको देखना शुरू करो। इट्स अ वेरी वेरी गुड शो, बहुत अच्छा शो है यार शार्क टैंक, तुम्हारी नॉलेज को बहुत एनहांस करता है। ठीक है, मैं जूम करके चल रहा हूँ भाई। शार्क टैंक तुम लोगों को पता होगा कि भाई शार्क टैंक का क्या काम है, ठीक है ना? आई जूमिंग की तुम लोगों को पता तो होगा कि शार्क टैंक क्या चीज़ है, राइट? आज की डेट में मैंने ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जिसको शार्क टैंक के रिगार्डिंग पता ना हो। शार्क टैंक में क्या करते हैं भाई? एक बंदा पिच करता है आके अपना बिजनेस आइडिया। किसके आगे पिच करता है? शार्क्स के आगे, रादर आई वुड से इन सिंपल वर्ड्स इन्वेस्टर के आगे। ऐसा ही होता है। उस सामने वाली साइड खड़ा होता है पिचर, जो पिच कर रहा है अपने बिजनेस के आइडिया को, और दूसरी तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन बैठा होता है? शार्क्स, इन्वेस्टर्स, जिन्होंने उसकी बिजनेस आइडिया को, अगर उसको अच्छा लगा उसका बिजनेस आइडिया, तो वो इन्वेस्ट करेंगे अपना पैसा
अपनी मनी इन्वेस्ट करेंगे वो। कूल। भाई मेरी एक बात सुनो, जब भी अगर तुमने देखा हो शार्क टैंक में, जब इन्वेस्टर, वो बंदा बिजनेस आइडिया अपना पिच कर गया, उस बंदे ने अपना बिजनेस आइडिया पिच कर दिया, उस बंदे ने अपना बिजनेस बता दिया कि देखो सर मेरा ये बिजनेस है, ऐसे ऐसे बिजनेस है, ठीक है ना, वो पिच कर दिया। शार्क्स का बेसिक 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 क्वेश्चंस क्या होते हैं शार्क्स के? इन्वेस्टर जो हैं वो बेसिक क्या क्वेश्चंस पूछते हैं? लास्ट ईयर कितना किया, क्या किया, टर्नओवर। लास्ट ईयर कितना टर्नओवर किया, मतलब सेल्स कितनी थी तेरी लास्ट ईयर की, ठीक है। और शार्क्स क्या पूछते हैं, पिछले महीने कितना किया, लास्ट मंथ की सेल्स कितनी थी रे, ठीक है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या है, ईयर ऑन ईयर मतलब हर साल ग्रोथ कितनी की हो रही है तेरी सेल्स में, वो बता। अगर 3 साल हो गए तेरे बिजनेस को इस्टेब्लिश हुए, 3 साल से तू अपना धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो भैया तेरे 3 साल में ग्रोथ कितनी है? पहले साल कितनी सेल्स थी, दूसरे साल इतनी सेल्स थी, तीसरे साल इतनी सेल्स थी, कितनी सेल्स है, ग्रोथ कितनी है? उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, जीपी कितना है, उसके बाद एनपी कितना है, ठीक है। उसके बाद सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, उसके बाद अ, वो पूछते होते हैं वो इक्विटी स्प्लिट, और कैप टेबल लगा लो, कैप टेबल लगा लो रादर वुड से। कैप टेबल मतलब कैपिटल टेबल, मतलब अ, तुम्हारा खुद का पैसा कितना लगा हुआ है, कैपिटल की डिटेल्स, मतलब कैप टेबल मतलब तुम्हारा खुद का पैसा कितना लगा हुआ है, और तुमने लोन डिबेंचर शेयर और डिबेंचर कितने इशू किए पड़े हैं, कैप टेबल। इक्विटी स्प्लिट कितना है, ठीक है, वो चीज़ हो गई, एंड सो ऑन, बहुत कुछ पूछते हैं। अब तुम खुद मेरी बात सुनो, उन्होंने लास्ट ईयर की सेल्स पूछी कितनी है, लास्ट मंथ की सेल्स पूछी कितनी है, ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ कितनी हुई वो पूछी, जीपी कितना है, एनपी कितना है वो पूछा। वो क्या पूछ रहे हैं भाई ये? सर ये सब तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही फिगर आउट कर पाते हैं। आंसर इज 100% यस। जब तक भाई तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही प्रिपेयर नहीं हुए, जब तक तेरा पीएनएल प्रिपेयर नहीं है, बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं है, तो कहाँ से उसका आंसर कर देगा शार का कि लास्ट की इतनी सेल्स थी, पिछले महीने इतना क्लॉक किया, जीपी इतना है, एनपी कितना है? ये कहाँ से तुम पता लगाते हो? अपने पीएनएल अकाउंट से। अच्छा, कैप टेबल कितना है, क्या स्प्लिट है कैपिटल का, बैलेंस शीट से पता लगाते हो। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कहाँ से पता लगेगी? 3 साल के पीएनएल को कंपेयर करके कि अच्छा इतना प्रॉफिट था इस साल, था पहले साल इतना प्रॉफिट था, दूसरे इतना, तीसरे साल इतना, तीनों का ग्रोथ रेट निकालोगे कि इतना ग्रोथ है हमारी प्रॉफिट के ईयर ऑन ईयर। यहाँ पे आया तुम्हारा पहला रेलेवेंस अकाउंटिंग का। सोचो अगर अकाउंटिंग होती ना, ना जर्नल होता, ना नजर होता, ना ट्रायल बैलेंस होता, कुछ होता ही ना, तो क्या कोई बंदा पैसा लगा देगा? आंसर इज नो। भाई अपने बिजनेस में अगर तुम इन्वेस्टमेंट चाहते हो कि कोई बंदा तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करे, सबसे पहला तुम्हारे बिजनेस को चेक करेगा कि प्रॉफिट कितना है हमारा, भाई प्रॉफिटेबल हो। इनफैक्ट शार्क भी पहला क्वेश्चन यही पूछते हैं आजकल तो, कि भाई प्रॉफिटेबल हो या लॉस मेकिंग हो, राइट। अगर प्रॉफिटेबल लगता है तो उनका थोड़ा मन लगे, हाँ जब बंदा प्रॉफिटेबल है, देखते हैं कितना प्रॉफिट है, फिर पूछते हैं कितना प्रॉफिट कर चुके हो अब तक, क्या क्लोज किया लास्ट ईयर। जब अकाउंटिंग ही तुम लोगों ने की, जब तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रिपेयर नहीं कही की, तो कैसे बता देगा रे तू? तो कैसे बता देगी मेरी बहन तू कि तूने कितना प्रॉफिट किया, कितना क्लोज किया? समझ पा रहे हो इन्वेस्टर्स? दूसरा पार्ट चलते हैं भाई, फंड प्रोवाइडर्स। बैंक लगा लो, चलो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, बैंक लगा लो, चलो बैंक्स। भाई गुल्लू इलेक्ट्रॉनिक्स, हमारा गुल्लू, भाई गुल्लू को लोन की ज़रूरत पड़ गई बैंक से। गुल्लू कहता है मैंने अपने बिजनेस को अब एक्सपैंड करना है और अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर लेके जाना है, स्काई रॉकेटिंग बिजनेस करना है। गुल्लू कहता है यार कि अब मेरे को बिजनेस को बढ़ाना है, एक्सपैंड करना है, तो यार मेरे को लोन की ज़रूरत है, मेरे को बैंक से लोन लेना पड़ेगा, राइट। गुल्लू ये कह रहा है। अब गुल्लू गया बैंक के पास, गुल्लू कहता बैंक जी लोन चाहिए। बैंक कहेगा भाई साहब लोन तो मिल जाएगा गुल्लू जी आप हमें अपनी वो बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो पहले। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? अरे वो क्या करोगे सर आप, वो क्या करोगे? गुल्लू गुल्लू लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अरे वो क्या करेगा रे बैंक तू? हाँ बैंक पहली बार आया है क्या रे तू, लोन तूने आज तक कभी देखा नहीं क्या, तुमको ऐसे कैसे लोन दे देगा रे? बैंक किसी को ऐसे कैसे लोन दे देगा रे, तू खुद बता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो चेक करेगा। बैंक का सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है कि भाई अगर बंदा मेरे से आज लोन ले गया तो यार कल को वो मेरे को रीपे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है बैंक का लोन देने के टाइम पर,
कि मैं उसको 50 लाख का 1 करोड़ का लोन दे तो रहा हूँ, सैंक्शन तो कर रहा हूँ मैं लोन, राइट, बट क्या वो बंदा कल को रीपे कर पाएगा मेरे लोन को? कूल, ये पहला कंसर्न होता है बैंक्स का, राइट। और वो कंसर्न वो कहाँ से जस्टिफाई करेगा कि यार बंदा रीपे कर पाएगा नहीं कर पाएगा? उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके, वो पी एन एल देखेगा। उसने देखा कि यार बढ़िया सेल्स चल रही है, उसने क्या किया, गुल्लू के लास्ट 3 ईयर्स का P&L बैलेंस शीट मंगवा ली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवा ली लास्ट 3 ईयर्स की। उसने देखा कि यार गुल्लू की फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले साल गुल्लू का प्रॉफिट था अपना 50 लाख का, दूसरे साल गुल्लू ने प्रॉफिट किया 80 लाख का, और लास्ट ईयर उसने गुल्लू ने क्लोज किया 1.25 करोड़ के ऊपर। ये गुल्लू का प्रॉफिट था, लेट सपोज। तो बैंक देखेगा यार बंदा तो बहुत सही जा रहा है, 50 लाख से 80 लाख, 80 लाख से सीधा 1.25 करोड़ का प्रॉफिट, बंदा तो बढ़िया गेम खेल रहा है, अच्छा बिजनेस कर रहा है, राइट। बैंक उसके एसेट्स और लायबिलिटीज़ को देखेगा। बैंक कहेगा भाई कि बंदे के एसेट्स क्या हैं, क्या क्या लायबिलिटीज़ हैं, कि मतलब ऐसा ना हो कि एक तो मेरे से भी लोन ले ले और बाकियों से भी काफ़ी काफ़ी लोन लिया हो उसने। वो लायबिलिटीज़ को चेक करेगा कि भाई गुल्लू ने कितना किसी का पैसा देना रहता है गुल्लू का, ठीक है। एसेट्स चेक करेगा, कितने फिक्स एसेट्स हैं, कितने डेटर्स हैं, कितना स्टॉक आ रहा है। इस बेसिस पे भाई करेगा कि पेइंग कैपेसिटी को जस्टिफाई करेगा, वो जजमेंट लगाएगा कि यार बंदा रीपे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, गुल्लू क्या रीपे कर सकता है नहीं कर सकता, राइट। और तुम खुद सोचो, अगर गुल्लू के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना होती तो क्या वो बैंक से लोन ले सकता था? आंसर इज नो। मतलब अगर उसको फंड रेजिंग करवानी है, पैसा चाहिए उसको, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मस्ट। और अगर अकाउंटिंग ना होती तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना होती। लो, दूसरी रेलेवेंस आ गई भाई तुम्हारे अकाउंटिंग की, ठीक है। एम्प्लॉयज़, अरे भाई साहब, एम्प्लॉयज़ भी, और नहीं तो क्या, एम्प्लॉयज़ भी जो बिजनेस के एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के, उनको भी कंसर्न रहता है भाई कि हमारे बिजनेस किस तरह परफॉर्म कर रहा है, हमारी जिस कंपनी में हम काम करते हैं वो कंपनी किस तरह परफॉर्म कर रही है। वो भी ध्यान रखते हैं कि भाई हमारी कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना प्रॉफिट क्लॉक किया, कितनी टर्नओवर क्लॉक की, क्यों रे, अकॉर्डिंगली क्या मिलेगा उनको रे, बोनस। उनको बोनस तो भी चाहिए ना भाई। एम्प्लॉयज़ को क्या होता है, मेरे को बोनस मिलता रहे, मेरे को बोनस मिलता रहेगी, ठीक है ना, मेरी जल्दी जल्दी मेरी प्रमोशन हो, मेरे को बोनस मिले। अगर प्रॉफिट कंपनी अच्छा कमाएगी तभी तो अच्छा बोनस मिलेगा ना यार, तुम खुद सोचो। तो उनको भी कंसर्न रहता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट लॉस कमा रही है, और ये कहाँ से पता लगेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगी? अकाउंटिंग का पूरा वही प्रोसेस फॉलो करके, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, P&L एंड सो ऑन। और तो और उनको ये भी कंसर्न रहता है कि यार हमारी कंपनी की पोजीशन कैसी है, मतलब हमारी कंपनी प्रॉफिट में है लॉस में है। क्यों? अगर सपोज देखो, अगर वो ऑब्जर्व करेंगे लास्ट 3 ईयर्स हो गए, पिछले 3 साल से हमारी कंपनी लॉस में ही जाती जा रही है। उन्होंने ऑब्जर्व किया, P&L को एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया कि यार हमारी कंपनी जो है वो 3 साल से लॉस में ही जाती जा रही है। इसका मतलब खतरे की घंटी बज गई रे, बज गई, खतरे की घंटी बज गई। ये भी हो सकता है भाई कि कंपनी को कल को बिजनेस अपना क्लोज करना पड़ जाए, शट डाउन करना पड़ जाए अपने बिजनेस को। क्यों? कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी को घाटा हो रहा है, हर साल कंपनी को घाटा हो रहा है। और बिजनेस का तो पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है प्रॉफिट मेकिंग। पढ़ के आए हो बिजनेस स्टडीज़ में कि भाई धंधे का पहला असूल क्या है? धंधे में पैसा, प्रॉफिट होना चाहिए रे, मुनाफा। कंपनी को पिछले 3 साल से प्रॉफिट नहीं हो रहा, कंपनी का बड़ा शट डाउन हो जाए, और अगर कंपनी को ताला लग गया तो एम्प्लॉयज़ कहाँ जाएंगे? कंपनी के बाहर। एम्प्लॉयज़ की जॉब खतरे में है, एक तरह से भाई उनकी जॉब सिक्योरिटी खतरे में है। तो उनको भी कंसर्न रहता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या रिजल्ट आया कंपनी का। आई होप तुम लोगों को समझ आ रहा होगा कि भाई अकाउंटिंग की क्या रेलेवेंस है हमारी डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल रियल लाइफ में क्या रेलेवेंस है अकाउंटिंग की, हम क्यों करते हैं अकाउंटिंग। आज काफ़ी कुछ समझ आएगा कि यार हम इतने देर से जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर तो करते आ रहे हैं, पर वो कहाँ यूज़ होता है, कहाँ यूज़ केस है उसका, वो आज पहली बार शायद पता लगा। काफ़ी को पता भी होगा, अच्छी बात है, बट काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको आज पहली बार पता लगा होगा कि यार ये यूज़ केस है हमारे अकाउंटिंग का। और भी बहुत यूजेज हैं, वो मैं चैप्टर में आगे डिस्कस करवाऊंगा। ये तो इस समय मैंने सिर्फ एक ग्लिम्स दी है, और भी बहुत यूज केस हैं जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा चैप्टर में। हमारा टॉपिक है इनफैक्ट यूजिंग यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, उसमें कवर करवाऊंगा तुमको। ये जो बेसिक एग्जाम्पल नहीं है तुम्हें एक समझाने के लिए कि वाई अकाउंटिंग, ताकि तुम्हें अपने सब्जेक्ट की रेलेवेंस पता लगनी स्टार्ट हो कि भाई हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं, राइट। अब तुम्हारा काम अकेला अकाउंट्स को प्रिपेयर करना नहीं है,
तुम्हारा अकाउंट्स, अब तुम्हारा काम जो है वो अकेला जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, पार्टनरशिप अकाउंट्स, डिवेंचर, शेयर कैपिटल, इसकी काउंटिंग करना नहीं है अकेला। काउंटिंग तो करनी है, बट समझ कर करनी है, उसके 360 डिग्री व्यू को समझ के करनी है, वाई वट, उसका पर्पस समझ के करना है कि क्यों, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझ पा रहे हो, मज़ा आ रहा है या नहीं? आई होप तुम लोगों को मज़ा आ रहा होगा। ठीक, तो ठीक है भाई, आज की क्लास में यहीं पे पॉज करता हूँ, राइट। बेसिकली आज का जो लेक्चर था वो मेरा एक तरह का इंट्रोडक्टरी लेक्चर ज़्यादा था, मोर और लेस, राइट। आई जस्ट वांटेड टू कन्वे टू यू कि यार तुम्हारे सब्जेक्ट का मतलब क्या है, वट इज़ द मीनिंग ऑफ योर सब्जेक्ट अकाउंटिंग, क्यों हम करते हैं, वट एंड वाई, राइट। ताकि तुम्हारा एक इंटरेस्ट बने कि अकाउंटिंग क्या है, ठीक है ना। चैप्टर तो हम करेंगे ही करेंगे, पूरा सिलेबस पढ़ा करने को, पूरा सिलेबस करेंगे ही करेंगे अपन, राइट। बिकॉज बट बिफोर मैं डीप डाइव करूँ चैप्टर में कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या यूजर्स हैं, अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बिफोर मैं डीप डाइव करूँ ज़्यादा, उससे पहले मेरे को था कि आज मैं तुम लोगों को एक मतलब समझाऊँ, तुम्हारे सब्जेक्ट का मतलब क्या है, तुम्हारा इंडेक्स क्या है, अगर तुम्हारे इंडेक्स में ये चैप्टर्स ऐड किए गए हैं तो उनकी रेलेवेंस क्या है, वाई दीज चैप्टर्स अगेन, राइट। ठीक है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मिलते हैं अपन कल, कल की क्लास में मिलेंगे दोबारा, राइट, जहाँ अपन करेंगे अपना चैप्टर को कंटिन्यू। तो जितना पढ़ाया है उसको समझना, आया हो तुम्हें मज़ा आया होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर अब तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया था तो भाई कब करेगा यार, कर देना लाइक यार, अपने इस बड़े भाई के लिए थोड़ा सा काम तो कर देना यार, एक लाइक मांग रहा हूँ रे, एक लाइक मांग रहा हूँ भाई तुमसे, एक लाइक, अरे एक लाइक मांग रहा हूँ यार, एक लाइक मांग रहा हूँ भाई, एक लाइक मांग रहा हूँ यार, एक लाइक मांग रहा हूँ भाई, एक सब्सक्राइब मांग रहा हूँ भाई, कर देना यार, ठीक है। आई होप तुम लोग कर दोगे, ठीक है गाइस, मिलते हैं कल की क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, हंसते रहिएगा, और हैश टैग लर्न विद सी ए पीयूष, बाय बाय।